हेलो नमस्कार। समुत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जिनका सेकंड पेपर ज्योग्राफी है उनकी टॉपिक वाइज सिलेबस के अनुसार कक्षाएं प्रारंभ कर दी थी। अभी तक हमने पढ़ लिया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, चट्टानों के बारे में, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में, भूकंप के बारे में, पूरा डिटेल से पढ़ेगी है। आज की क्लास के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी के बारे में हम विस्तृत रूप से, जैसे पिछली क्लासों के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था, उसी प्रकार से हम ज्वालामुखी के बारे में डिटेल्स में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान ज्वालामुखी टॉपिक के अंदर वोल्केनोस के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास के अंदर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ज्वालामुखी की पृष्ठभूमि के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में। सर, बैकग्राउंड का मतलब यहाँ क्या है? पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड, ज्वालामुखी की पृष्ठभूमि का मतलब यहाँ यह होगा कि ज्वालामुखी टॉपिक जो आपके सिलेबस में दे रखा है, जियो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम जो पढ़ रहे हैं, जो वो आकृतिक भूगोल की श्रृंखला पढ़ रहे हैं, पृथ्वी के उछावच के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उस क्रमबद्ध श्रृंखला के अंतर ज्वालामुखी का टॉपिक देने का क्या पर्पज है। हमने पिछली क्लास में भूकंप में भी इसी प्रकार से बैकग्राउंड के बारे में समझा था। आज की क्लास के अंतर्गत ज्वालामुखी के बैकग्राउंड्स के समझाएंगे कि आपका ये टॉपिक क्यों दिया गया है। इसके साथ में ही हम अध्ययन करने वाले हैं परिचय, ज्वालामुखी के बारे में, परिचय के बारे में बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि ज्वालामुखी क्या होती है, ज्वालामुखी की परिभाषा के बारे में बात करेंगे, और ज्वालामुखी क्या होती है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके साथ में ही ज्वालामुखी के अंग कौन कौन से हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। ज्वालामुखी के कौन कौन से अंग है, जिसे क्या कहा जाता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा ज्वालामुखी के बारे में परिचय की बात करेंगे। इसके साथ में ही हम बात करने वाले हैं आज की क्लास के अंतर्गत ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान, ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान उद्गमित पदार्थों के बारे में। कौन कौन से पदार्थ ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान प्रस्फुटित होते हैं या उद्गमित होते हैं, उन उद्गमित पदार्थों के बारे में हम बात करने वाले हैं। और उद्गमित पदार्थों को भी हम डिवाइड यदि कर लें तो हम बात करेंगे उद्गमित पदार्थ, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस के रूप में कौन कौन से पदार्थ उद्गमित होते हैं। इसके साथ में ही ठोस पदार्थों के अंतर्गत पायरोक्लास्ट क्या होता है, इसके साथ में स्कोरिया क्या होता है, प्यूमाइस क्या होता है, ब्रेसिया क्या होता है, अनेक जो टॉपिक्स, ब्रेसली क्या होता है, ऐसे टॉपिक्स आते हैं। बम क्या होता है, तो लेपिली क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस जो वर्ड के अकॉर्डिंग बनते हैं, शब्दों के ज्वालामुखी टॉपिक से बनते हैं, वो तमाम बातों के बारे में हम अध्ययन और चर्चा विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं कि ज्वालामुखी उद्गमित पदार्थ कौन कौन से और उन्हें क्या क्या कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गमित पदार्थ के साथ में ही हम अध्ययन करेंगे ज्वालामुखी के प्रकारों की, ज्वालामुखी के कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं, और प्रकार को भी दो भागों में, एक आवर्ती के अनुसार, किसके अनुसार, आवर्ती के अनुसार, एक उद्गमित पदार्थ की प्रकृति के हिसाब से, उद्गमन प्रकृति के आधार पर, नेचर, उद्गमित होने का नेचर क्या है, प्रकृति कैसी है, उसके आधार पर हम पढ़ने वाले हैं। आवर्ती के हिसाब से यदि मैं बात करूं तो ज्वालामुखी को हम वापस से तीन भागों में बांट सकते हैं, जैसे सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव या जागृत ज्वालामुखी, इसके साथ में ही प्रसुप्त ज्वालामुखी। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होती है, या फिर आपकी शांत ज्वालामुखी। हम डिटेल्स में अध्ययन करने वाले हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या होती है, इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल क्या क्या है। इसी प्रकार प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी क्या होती है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, और ये ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पाई जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, टॉपिक नाम के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल्स से अध्ययन करने वाले हैं, जो जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में ही उद्गमन की प्रकृति के आधार पर भी हम ज्वालामुखी को दो भागों में बांट सकते हैं। एक है केंद्रीय ज्वालामुखी, केंद्रीय मुखी ज्वालामुखी। हम इसको यदि थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा हो तो थोड़ा छोटा कर लें। एक केंद्रीय ज्वालामुखी बांटो, हमने लिखा था यहाँ पर शांत लिखा हुआ था, ठीक है। उद्गमन की
प्रकृति के अनुसार हम ज्वालामुखी को बांट सकते हैं। एक बांट सकते हैं केंद्रीय ज्वालामुखी, केंद्रीय मुखी ज्वालामुखी, केंद्रीय। दूसरा दरारी ज्वालामुखी, दरारी या कहीं पर विदर लिखा हुआ होता है, विदर ज्वालामुखी। दोनों भागों में बांट सकते हैं। और केंद्रीय ज्वालामुखी के को भी हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। वो ज्वालामुखी के उद्गमन की तीव्रता, उद्गमित पदार्थ व उसकी मात्रा या गाढ़ापन के अनुसार, गाढ़ापन के अनुसार हम इनको वापस पुनः केंद्रीय ज्वालामुखी को फिर से 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। और इन 5 भागों की यदि मैं बात करूं, 5 भागों की यदि बात करूं तो हम बांट सकते हैं। जैसे हवाईयन ज्वालामुखी, हम डिटेल से चर्चा करेंगे। हवाईयन ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। इसी प्रकार हम अध्ययन करने वाले हैं वल्केनो ज्वालामुखी, वल्केनो ज्वालामुखी। साथ में ही अध्ययन करने वाले हैं विसुवियस ज्वालामुखी, विसुवियस, विसुवियस ज्वालामुखी। और 5वें नंबर पाएगा प्लेनियन ज्वालामुखी, प्लेनियन, प्लेनियन ज्वालामुखी। ये केंद्रीय ज्वालामुखी के प्रकारों के बारे में बात कर रहे हैं हम। किसके? केंद्रीय ज्वालामुखी की उसकी तीव्रता, पदार्थ, उसमें गाढ़ापन कितना है, उसके आधार पर पदार्थ, उद्गमित पदार्थ कैसे होते हैं, उसके आधार पर हमने ज्वालामुखी, केंद्रीय ज्वालामुखी को भी अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या बात की है? हमने बात की है कि आज की क्लास के अंतर्गत ज्वालामुखी पढ़ रहे हैं। जो टॉपिक आपके सिलेबस के अंतर्गत दे रखा है ज्वालामुखी या वोल्केनो, उसके बारे में हम सबसे पहले उसके पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके परिचय के बारे में बात करेंगे कि ज्वालामुखी क्या होती है, ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है, ज्वालामुखी के कौन कौन से अंग होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे ज्वालामुखी से उद्गमित पदार्थ कौन कौन से निकलते हैं, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ, गैस पदार्थ, कौन कौन सी गैसें हैं, द्रव के रूप में किस प्रकार से है, ठोस के रूप में कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं और उन्हें क्या क्या नामों से पुकारा जाता है, उनके बारे में जहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे ज्वालामुखी के प्रकारों के बारे में, प्रकार के अंतर्गत उसकी आवर्ती के हिसाब से और उद्गमन की प्रकृति के हिसाब से, नेचर के हिसाब से। आवर्ती में सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ में प्रमुख ज्वालामुखियों की घटना के बारे में बात करेंगे। उसके एग्जाम्पल क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं उसके बारे में बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसके साथ में उद्गमन प्रकृति के आधार पर हम केंद्रीय मुखी ज्वालामुखी और दरारी ज्वालामुखी के बारे में बात करेंगे। और केंद्रीय मुखी ज्वालामुखी में भी हम उसकी तीव्रता, कौन कौन से पदार्थ उद्गमित होते हैं, उसकी पदार्थों की गाढ़ापन के हिसाब से फिर से 5 भागों में बांटा है। हवाईयन, स्ट्रोम्बोली, वोल्केनो, विसुवियस, प्लेनियन ज्वालामुखी। इनके बारे में भी हम डिटेल्स में अध्ययन करने वाले हैं। इसके साथ में ही हम अध्ययन करेंगे ज्वालामुखी के कारण क्या है, ज्वालामुखी, पहले वितरण पढ़ लें। ज्वालामुखी विश्व वितरण के बारे में बात करेंगे। ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पर उसका विश्व वितरण है, कहाँ पर ज्वालामुखी पाई जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। वितरण मानचित्र सहित बात करने वाले हैं। हालांकि ये आपके रिवीजन की क्लास से ही होगी मानचित्र वाला, क्योंकि हमने भूकंप के अध्ययन पढ़ा था, तब हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत इसीलिए पहले पढ़ाया था ताकि आपको ज्वालामुखी और भूकंप अच्छे से समझ में आ जाए। तो बहुत शानदार आपको समझ में आने वाला यदि आपने पिछले वाली क्लास, विगत क्लास को आपने अटेम्प्ट किया है तो। ठीक है, नेक्स्ट ज्वालामुखी के वितरण के साथ में ही ज्वालामुखी के कारण को समझने वाले हैं। ज्वालामुखी विस्फोट क्यों होता है, कारण को समझने वाले हैं। और इसके साथ में कारण से पहले ही सबसे महत्वपूर्ण एक बात और समझने वाले हैं, हम ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में बात करेंगे। ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में बात करेंगे। और इसके अंतर्गत भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक ज्वालामुखी स्थलाकृतियों के बारे में अंतर्जात बात करें, अंतर्जात और एक बहिर्जात। बाह्य स्थलाकृतियां
और आंतरिक अंतर्जात स्थलाकृतियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। अंतर्जात कौन कौन सी आंतरिक भागों में ज्वालामुखी विस्फोट उद्गमन के दौरान में कौन कौन सी स्थलाकृतियां निर्मित होती है उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि ये टॉपिक भी हमने पिछली क्लास के अंतर्गत उससे पहले वाले जहां हमने चट्टानें पढ़ी थी, रॉक्स के बारे में अध्ययन किया था, तब हमने चर्चा की थी, लेकिन पुनः एक बार रिवीजन के फॉर्म में हम पढ़ाने वाले हैं। अंतर्जात जो आंतरिक भाग में जो स्थलाकृतियां निर्मित होगी, बाह्य स्थलाकृतियों के बारे में बात करेंगे बहुत अच्छे से। शिल्ड क्या होता है, शंकु क्या होता है, कंपोजिट शिल्ड क्या होता है, प्रीपोषित शिल्ड क्या होता है, उसके बारे में डिटेल्स में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में, निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में बात करने वाले हैं। इसके साथ में ही ज्वालामुखी के कारण की बात करेंगे। इसके साथ में ही यदि हम ज्वालामुखी के साथ में ही टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जैसे स्वल्प तारा क्या होता है, स्वल्प तारा क्या होता है, एक ग्लेशियर या गीजर किसे कहते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। गीजर किसे कहते हैं। इसके साथ में हम धुआंरे क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, इसे फ्यूमोर्स कहते हैं। धुआंरे क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ये ज्वालामुखी प्रक्रिया से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में है एग्जाम्पल के साथ में अध्ययन करने वाले हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास के अंतर्गत इस प्रकार से ज्वालामुखी टॉपिक कवर अप होने वाला है। यदि आप अभी तक इस क्लास में जुड़े हुए हैं, अभी तक देख रहे हैं, यदि आपको इस क्लास में पसंद आ रहा है और आपके लिए उपयोगी साबित हो रही है, तो निश्चित रूप से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के साथ में हमें अच्छे फीडबैक दीजिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके और अच्छे से हम तैयार होकर इस फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत जो सीरीज चल रही है ज्योग्राफी की, इसको बहुत अच्छे से लेकर आ सकें। और इसके साथ में मैं ये बता दूं, ये जरूर फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के टारगेट करते हुए टॉपिक वाइज सीरीज है, लेकिन जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक, जैसे हम ज्वालामुखी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये किसी भी एग्जाम्पल में इसके संबंधित क्वेश्चन आ जाता है तो आपका इस क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी दे सकता हूं। क्योंकि हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पूरी डिटेल के साथ में 360 डिग्री एनालिसिस के साथ में पढ़ रहे हैं। अभी तक यदि आपने क्लास से नहीं है तो आपने जान चुके होंगे। यदि आप पहले ही जुड़े हैं तो पिछली वाली क्लास लें, फिर आप वापस कंटिन्यू इस क्लास को लें। हम साथ साथ में एमसीक्यू की क्लासें भी डाल रहे हैं, साथ में क्लास ले रहे हैं, तो वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपके रिवीजन फॉर्म में बहुत अच्छे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उसको हम डिटेल्स में एमसीक्यू के माध्यम से भी सरल करवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, और विशेषतः यदि ज्योग्राफी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नेट के एग्जाम दें, चाहे आरएस मेंस प्री, आईएएस प्री या मेंस, कोई भी सब्जेक्ट की यदि ज्योग्राफी आपके सिलेबस में है और ज्योग्राफी का ये जो टॉपिक पढ़ रहे हो वो आपके सिलेबस में है, तो आपके लिए बहुत शानदार जीरो से एडवांस लेवल की प्रिपरेशन होने वाली है। चलिए आपका समय व्यर्थ न करते हुए आज की क्लास के अंतर्गत हम प्रारंभ करने जा रहे हैं ज्वालामुखी प्रक्रिया को। हम सबसे पहले बात करेंगे ज्वालामुखी की बैकग्राउंड की। सबसे पहले बात करने वाले हैं ज्वालामुखी के पृष्ठभूमि की। किसकी बात करने वाले हैं? पृष्ठभूमि की। बैकग्राउंड क्या है? तो बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड वही है जो विगत क्लास के अंतर्गत हमने भूकंप पढ़ाया था, उसमें भी हमने बैकग्राउंड की बात की थी। हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम भू आकृतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो भू आकृतिक भूगोल के टॉपिक्स हैं, जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो, या फिर चट्टान हो, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हो, या भूकंप हो। ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत वगैरह सभी जो है वो धरातल के भू आकृतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। और भू आकृतिक भूगोल का मतलब क्या है? भू आकृतिक भूगोल का मतलब ये है पृथ्वी के धरातल पर जो भी ऊंचावच का विकास क्रम है, जो भी आप पर्वत, पठार, मैदान जो का निर्माण देखते हैं, जो भी स्थलाकृतियों का विकास क्रम देखते हैं, उनका विकास क्रम जिसमें अध्ययन किया जाता है वो भू आकृतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और जो स्थलाकृतियां जो निर्मित होती है उसके पीछे बल काम करता है, फोर्स लगता है। तो उस फोर्स को, बल को हम दो भागों में बांटते हैं। एक बात है एंडोजेनेटिक फोर्स, एक होता है एक्सोजेनेटिक फोर्स, मतलब अंतर्जात बल जो पृथ्वी के आंतरिक भूभागों से लगता है। एक बहिर्जात बल जो बाह्य पृथ्वी के धरातलीय भूप्रपट्टी वाले भाग से जो बल लगता है, बाह्य प्रक्रिया के द्वारा बल लगता है, वो बहिर्जात या एक्सोजेनेटिक फोर्स होता है। यदि एक्सोजेनेटिक फोर्स की यदि बात करें, जैसे पवन के माध्यम से, जैसे
ग्लेशियर के प्रवाहित होने से, हिम प्रवाहित होने से, या फिर नदियों के पानी के प्रवाहित होने से, या सागरीय तरंगों के माध्यम से, ये एक्सोजेनेटिक फोर्स होते हैं जिससे स्थलाकृतियों का विकास क्रम होता है। हम स्थलाकृतियों के स्वरूप पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। लेकिन जो एंडोजेनेटिक फोर्स होता है उसको भी उसकी तीव्रता के हिसाब से दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका डायस्ट्रोफिक फोर्स, एक होता है सडन एंडोजेनेटिक फोर्स। डायस्ट्रोफिक फोर्स या पटल विरूपणी बल जो धीरे गति से काम करता है उसे पटल विरूपणी बल बोलते हैं, या आकस्मिक बल या सडन एंडोजेनेटिक फोर्स मतलब आकस्मिक अंतर्जात बल जिसे बोला जाता है। और आकस्मिक अंतर्जात बल के अंतर्गत हम बांटते हैं भूकंप और ज्वालामुखी प्रक्रिया को। इसके कारण ही ये जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत ज्वालामुखी और भूकंप आपके टॉपिक सिलेबस में दे रखा है। सर आप डायरेक्ट बोल ही रहे हो, लिखवा कर नहीं बता रहे हो। हमने पिछली क्लासों के अंतर्गत ये चीज़ें बता दी, रिवीजन मोड में है, इसीलिए वापस से आपका रिवीजन ही करवा रहे हैं कि हमने बताया था ये बैकग्राउंड जो भूकंप और उसका बैकग्राउंड है वही ज्वालामुखी का ही बैकग्राउंड है। इसीलिए बता रहे हैं कि जो सडन एंडोजेनेटिक फोर्स जो आकस्मिक बल के अंतर्गत भूकंप और ज्वालामुखी प्रक्रिया शामिल होती है, इसी प्रकार जो आपका डायस्ट्रोफिक फोर्स है, पटल विरूपणी बल है, उसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक बल को बोला जाता है एपीरियोजेनेटिक फोर्स महादेशजनक बल, एक बोला जाता है आपका ओरोजेनेटिक फोर्स यानी पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी इसमें कंप्रेशन और टेंशन तनावमूलक बल और संपीड़नात्मक बल, और पर्वत निर्माणकारी और जिसमें और एपीरियोजेनेटिक फोर्स की यदि बात करें महादेशजनक की बल ऊपरमुखी और अधोमुखी बल के रूप में होता है। तनावमूलक बल के अंतर्गत आपने बात की होगी चटकन और भ्रंशन बनता है, और संपीड़नात्मक बल के अंदर वलन बनता है, फोल्ड बनते हैं और समवलन बनता है। ये पूरे डिटेल्स आपके जो मॉर्फोलॉजी के अंदर बल के रूप में काम करते हैं उसमें भी अच्छे क्वेश्चन जो मैं भी बोला है बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसको बहुत अच्छे से सारणी को ध्यान रखना है, इंग्लिश प्लस हिंदी ट्रांसलेट दोनों वर्ड आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा कि भू आकृतिक भूगोल के अंतर्गत जो स्थलाकृतियों का विकास क्रम होता है जिसके पीछे बल लगता है उसके आकस्मिक बल के अंतर्गत, अंतर्जात आकस्मिक बल के अंतर्गत, सडन एंडोजेनेटिक बल के अंतर्गत भूकंप और ज्वालामुखी प्रक्रिया घटनाएं होती है। इसीलिए आपके सिलेबस के अंतर्गत ज्वालामुखी प्रक्रिया, ज्वालामुखी आपके सिलेबस में दे रखा है। ये तो आपके हुई बैकग्राउंड की बात। अब हम बात करें यदि ज्वालामुखी के परिचय की यदि बात करें, परिचय की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ज्वालामुखी क्या होती है। हम क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले वोल्केनो क्या होता है, ज्वालामुखी क्या होती है। यदि मैं ज्वालामुखी के रूप में बात करूं तो मैं परिभाषा के रूप में ऐसे कैसे समझने, पहले समझ लें कि जो आपका हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी थी तब हमने बताया था आपको कि जो ऊपर वाला भाग, जो आंतरिक हिस्से वाला ऊपरी भूप्रपट्टी वाला जो भाग है, जो कठोरतम भाग है, क्रस्ट का भाग है, उसे लिथोस्फीयर कहा था। क्या कहा था? लिथोस्फीयर। क्या बोला था? स्थल मंडल या लिथोस्फीयर बोला था। लिथोस्फीयर के नीचे जो ऊपरी मेंटल और क्रस्ट वाला जो भाग अर्धद्रवित अवस्था में है। कैसी अवस्था में है? अर्धद्रवित अवस्था में है। अर्धद्रवित अवस्था में है उसको हमने क्या बोला था? उसे एस्थेनोस्फीयर बोला था। एस्थेनोस्फीयर। क्या बोला था? एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर जो कैसी अवस्था में है? अर्धद्रवित अवस्था के अंतर्गत होता है। कैसी अवस्था में? अर्धद्रवित अवस्था में है। और जो ये कठोर वाला भाग है जो इसे स्थल मंडल या लिथोस्फीयर जिसे बोला जाता है वो कठोर अवस्था में पाया जाता है। तो भूप्रपट्टी के जस्ट नीचे वाला भाग जो एस्थेनोस्फीयर होता है जिसमें मैग्मा चैम्बर जिसे बोला जाता है और जिसे अर्धद्रवित प्लाज्मा के रूप में पाया जाता है। जब मैग्मा धरातल के ऊपर प्रवाहित होता है, धरातल के ऊपर प्रवाहित होता है और ऊपर आकर लावा के रूप में उद्गमित होता है, ठोस पदार्थ के रूप में उद्गमित होता है, वाष्प या गैस के रूप में उद्गमित होता है, उस प्रक्रिया को ज्वालामुखी बोला जाता है। उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? ज्वालामुखी बोला जाता है। यदि मैं परिभाषा के रूप में इसे लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकते हैं। एक मिनट के लिए अभी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम समझने वाला है इस टॉपिक्स को कि ज्वालामुखी होता क्या है। वापस से समझिए कि पृथ्वी की आंतरिक भाग, हमने पृथ्वी के आंतरिक भाग को पढ़ा था। पृथ्वी के आंतरिक भाग से एक भाग को हमने बाहर निकाला और इसको हम ऊपर बांटा था, क्रस्ट, मेंटल और कोर के रूप में हमने डिवाइड किया था। आप सभी को मालूम है, पिछली क्लास यदि ली हो तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ा होगा। तो ऊपर भूप्रपट्टी वाला जो भाग है और मेंटल ऊपर वाला भाग जो कठोरतम भाग होता है जो उसे लिथोस्फीयर, और लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे वाला भाग अर्धद्रवित अवस्था में पाया जाता है, उसे एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। जब एस्थेनोस्फीयर से मैग्मा धरातल के ऊपर, भूप्रपट्टी के ऊपर लावा के रूप में
प्लेट्स के रूप में या फिर ठोस पदार्थ जल वाष्प के रूप में, गैसीय फॉर्म के रूप में बाहर उद्गमित होता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे ज्वालामुखी बोला जाता है। यदि हम परिभाषा के रूप में यदि लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, जब भूप्रपट्टी पर एस्थेनोस्फीयर से मैग्मा केंद्रीय या दरारी स्वरूप में लावा ठोस पदार्थ व गैस के रूप में उद्गमित होता है, उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी कहा जाता है। सर आपने क्या लिखाया है? हमने ये लिखाया है आपके सामने कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं? जब भूप्रपट्टी वाले भाग पर एस्थिनोस्फीयर से मैग्मा केंद्रीय या दरारी स्वरूप में लावा ठोस पदार्थ गैस के स्वरूप में उद्गमित होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। सर नाम क्यों है? नाम भी ऐसा ही है, ज्वालामुखी। क्या है? ज्वालाधनमुखी। क्या मतलब एक मुख से, केंद्रीय मुख हो या दरारी मुख से, एक मुख से ज्वाला के रूप में उद्गमित होना। ज्वाला का मतलब क्या है? यहाँ पर ज्वाला का मतलब होता है आग, अग्नि के रूप में हो, तो यहाँ तो अग्नि कहीं नहीं लिखा है। हमने कहा मैग्मा धरातल पर के रूप में बाहर निकलता है, और मैग्मा यदि उसके टेम्परेचर की यदि बात करें तो इनका टेम्परेचर मैग्मा लावा के रूप में जब बाहर आता है, इनका टेम्परेचर होता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बीच में टेम्परेचर होता है, आग के रूप में ही होता है। तो ये जब ये लावा ठोस पदार्थ या गैस के स्वरूप में जब एक केंद्रीय मुख या दरारी स्वरूप में जब बाहर आता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वाला इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, आग के स्वरूप में बाहर निकलता है, और एक नलिका के रूप में एक मुख से उद्गमित होता है धरातल पर भूप्रपट्टी वाले भाग से, एक केंद्रीय नलिका के रूप में उद्गमित होता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी, वोल्केनो कहा जाता है। ठीक से वापस एक बार ठीक से समझिए परीक्षा के बारे में यदि बात करें, ये जैसे मानो ये भूपृष्ठ वाला भाग है, और भूपृष्ठ वाले भाग से एक मैग्मा धरातल पर एक पाइप के रूप में से आपका मैग्मा एस्थेनोस्फीयर से भूप्रपट्टी पर निकलता है, और इस प्रकार से विस्फोट के साथ में क्या करता है? बाहर ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में बाहर निकलता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी बोलते हैं। ऊपर राख के रूप में, ऊपर आपके वाष्प के रूप में जमाव फैलता है, और ये विस्फोट होकर लावा के रूप में बाहर साइड में जमाव हो जाता है। जिस पाइप के साथ में ये ज्वालामुखी बाहर निकलता है, मैग्मा बाहर निकलता है, उसे ज्वालामुखी पाइप बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? ज्वालामुखी पाइप बोला जाता है, पाइप नलिका या पाइप बोला जाता है। और जिस मुख से बाहर निकलता है, यहाँ पर जो भाग बाहर निकलता है, इसे क्रेटर बोला जाता है, क्रेटर या ज्वालामुखी छिद्र, क्रेटर या ज्वालामुखी छिद्र बोला जाता है। और जब यही भाग विस्तृत होकर बड़ा बन जाए, बड़े रूप में बन जाए, अपर्दन होकर बड़ा स्वरूप बन जाए, बड़ा स्वरूप बनने पर आकार बड़ा हो जाए, क्रेटर का विस्तृत स्वरूप बन जाए, फैला हो जाए, विस्तृत स्वरूप क्या कहलाता है? विस्तृत स्वरूप कॉल्डेरा कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉल्डेरा कहलाता है। ठीक है। इसके साथ में ही जो ये आपकी एक गुंबदाकार आकृति बनती है, इसको कोण बोला जाता है, वोल्केनो कोण या फिर
वॉल्केनो कोण, जिसे ज्वालामुखी शंकु कहा जा सकता है। क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी शंकु। इसे ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है। हालांकि ज्वालामुखी शंकु को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। सिल्ड शंकु, मिश्रित शंकु, या फिर आप बांटेंगे प्रीपोषित शंकु। हम इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं। हम जब बाह्य स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे, ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान निर्मित स्थलाकृतियां का अध्ययन करने वाले हैं। जो बाह्य निर्मित स्थलाकृतियां होगी उनके बारे में जब बात करेंगे उस समय हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन अभी आप यही समझो कि ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है, जब एस्टेनोस्फीयर से मैग्मा धरातल के रूप में बाहर निकलता है, पदार्थ के रूप में, जिस नलिका के माध्यम से निकलता है उसे ज्वालामुखी पाइप कहा जाता है। जिस मुख से निकलता है उसे क्रेटर या ज्वालामुखी छिद्र कहा जाता है। और क्रेटर या ज्वालामुखी मुख बहुत विस्तृत रूप में फैल जाए, बड़ा हो जाए, उसे कॉल्डेरा कहा जाता है। और जिस शंकु का निर्माण हो जाए उसे क्या बोला जाता है? ज्वालामुखी शंकु बोला जाता है। ये एक केंद्र मुख से यदि ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, एक ही मुख से ज्वालामुखी क्या हो रहा है? विस्फोट हो रहा है, इसीलिए इसे केंद्रीय ज्वालामुखी कहा जाता है। और यही दरारी ज्वालामुखी यदि बात करें, एक विस्तृत लेयर्स के रूप में दरार के रूप में पड़ जाए और दरार के रूप में ज्वाला यदि बाहर निकले उसे दरारी ज्वालामुखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दरारी ज्वालामुखी। तो अभी तक हमने क्या समझ में आया? अभी तक हमें यह समझ में आया कि जब एक पाइप नलिका के माध्यम से एक मुख से जब मैग्मा धरातल के ऊपर लावा के रूप में या फिर पदार्थों के रूप में, ये कौन कौन से पदार्थ उद्गमित होते हैं वो हम अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन अभी तो हम ये समझें कि एस्टेनोस्फीयर वाले भाग से जब ज्वालामुखी प्रक्रिया के माध्यम से जब मैग्मा धरातल के ऊपर लावा के रूप में, ठोस पदार्थों के रूप में, द्रव्य पदार्थों के रूप में या गैसीय पदार्थों में, जल वाष्प या अलग अलग प्रकार की गैसों के रूप में उद्गमित होता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे केंद्रीय मुख से बोला जाता है, उसे ज्वालामुखी प्रक्रिया बोला जाता है। ज्वालामुखी बोला जाता है। एक वर्ड और आता है कि ज्वालामुखी और ज्वालामुखी प्रक्रिया क्या होती है? ज्वालामुखी एक होती है ज्वालामुखी प्रक्रिया। ज्वालामुखी प्रक्रिया, देखिए प्रक्रिया या क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया। देखिए ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है कि जब मैग्मा बाहर लावा के रूप में केंद्रीय मुख के रूप में उद्गमित होता है उसे ज्वालामुखी बोला जाता है। और ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है वो मैग्मा बनने से प्रारंभ होती है। मैग्मा बनने से लेकर उद्गमित व स्थलाकृतियों के निर्माण तक, स्थलाकृति निर्माण की पूरा प्रोसेस जो भी होता है उस पूरे प्रोसेस को ज्वालामुखी प्रक्रिया बोला जाता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये एक्शन फॉर्म में होता है और ज्वालामुखी एक किसी घटना को बोला जाता है। तो कई बार पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में अंतर को भी बताया है। अब हम बात करेंगे ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, एक बार के लिए बता दूं आपको। अभी तक हमने पढ़ा है कि ज्वालामुखी बैकग्राउंड क्या होता है, ज्वालामुखी परिचय पढ़ा कि ज्वालामुखी होती क्या है। ज्वालामुखी प्रक्रिया ये होती है जब एस्टेनोस्फीयर से मैग्मा धरातल के ऊपर लावा के रूप में, ठोस पदार्थ के रूप में या गैस स्वरूप में उद्गमित होता है। उस उद्गमित होने की प्रक्रिया को, प्रस्फुटित होने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी बोलते हैं। और ज्वालामुखी केंद्रीय स्वरूप में या दरारी स्वरूप में उद्गमित हो सकती है। इसीलिए परिभाषा में लिखा है जब भूप्रपट्टी पर एस्टेनोस्फीयर से मैग्मा केंद्रीय या दरारी स्वरूप में लावा, ठोस पदार्थ, गैस के रूप में उद्गमित होता है, इसलिए उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी, ज्वाला मतलब आग के रूप में। ज्वाला क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, 1000 डिग्री से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, इसीलिए इसे ज्वालामुखी कहा जाता है। इसके साथ में हमने पढ़ा ज्वालामुखी कैसे शंकु बनता है, निर्माण कैसे, अलग अलग भागों के बारे में परिचय किया। क्रेटर बोला जाता है, ज्वालामुखी छिद्र बोला जाता है। ये विस्तृत स्वरूप हो जाए उसे कॉल्डेरा बोला जाता है। और जो ये कोण, शंकु, गुम्बदाकार जो जैव पदार्थ होता है वो ढेर लग जाता है, गुम्बद बन जाता है, वो शंकुकार का होता है, इसलिए वोल्केनो शंकु या ज्वालामुखी शंकु बोला जाता है। ये हमने पढ़ा। ज्वालामुखी पाइप के बारे में हमने पढ़ा। इसके साथ में ही जब और बात बता दूं कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जब ये भाग ज्वालामुखी पाइप निकलता है और निकलकर जब मैग्मा यहाँ धरातल में रुक जाता है, ब्लॉक के रूप में बंद हो जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है? पाइप का मुख बंद हो जाए उसे प्लग बोला जाता है। वोल्केनो प्लग क्या बोला जाता है? वोल्केनो प्लग भी बोला जाता है। जब ये प्लग बंद हो जाए,
बंद हो जाए तो ज्वालामुखी पाइप से अन्य कमजोर भाग वाले क्षेत्रों में ज्वालामुखी पाइप्स का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? ज्वालामुखी पाइप्स का निर्माण हो जाता है। तो उसे प्रीपोषित पाइप्स बोला जाता है या आश्रित पाइप बोला जाता है। इस प्रकार से अन्य पाइपों का निर्माण भी हो जाता है। इस प्रकार की जो श्रृंखला बनेगी वो प्रीपोषित ज्वालामुखी शंकु के रूप में निर्मित होती है। इसके बारे में हम डिटेल्स में अध्ययन अभी करेंगे जब बाह्य स्थलाकृतियों का निर्माण होगा उस समय, और हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। इसके साथ में ही अभी तक हमने पढ़ा कि ज्वालामुखी और ज्वालामुखी प्रक्रिया क्या होती है। ज्वालामुखी जो ज्वालामुखी उद्गमित होता पदार्थ है उसे ज्वालामुखी बोला जाता है, और ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान या क्रिया को ज्वालामुखी मैग्मा कैसे बनता है, बनने के बाद में उद्गमित होना, ज्वालामुखी स्थलाकृतियों का निर्माण होना, कंप्लीट प्रोसेस को ज्वालामुखी प्रक्रिया या क्रिया बोला जाता है। अब हम बात करने वाले हैं ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान उद्गमित पदार्थों के बारे में। क्या बात करने वाले हैं? ज्वालामुखी हम बात करने वाले हैं ज्वालामुखी से उद्गमित पदार्थ के बारे में। ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान हमने बता तो दिया मैग्मा धरातल के रूप में बाहर निकलता है, तो कौन कौन से स्वरूप में निकलता है और क्या क्या पदार्थ निकलते हैं। उद्गमित पदार्थों की यदि हम बात करें तो हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले बांट सकते हैं ठोस पदार्थ। क्या सा पदार्थ? ठोस पदार्थ। एक द्रव्य अवस्था में पदार्थ और एक गैस अवस्था के अंतर्गत पदार्थ बाहर उद्गमित होते हैं। यदि हम ठोस पदार्थों की यदि हम बात करें, ठोस पदार्थों को सामूहिक रूप से, कंप्लीट रूप से, सामूहिक रूप से ठोस पदार्थों को क्या कहा जाता है? सामूहिक रूप से पदार्थों को कहा जाता है सामूहिक रूप से कहता है पायरोक्लास्ट। सामूहिक रूप से पायरोक्लास्ट बोला जाता है। पायरोक्लास्ट बोला जाता है। सामूहिक रूप से ठोस पदार्थ जो उद्गमित होते हैं उन्हें पायरोक्लास्ट बोला जाता है। जब ज्वालामुखी उद्गमित होती है, जब ज्वालामुखी उद्गमित होती है, ठोस पदार्थ सामूहिक रूप से क्या कहलाता है? ठोस पदार्थ सामूहिक रूप से पायरोक्लास्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? पायरोक्लास्ट कहलाता है। और इसमें ठोस पदार्थों के रूप में कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, या हम वो बात करें पायरोक्लास्ट के अंदर कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, तो हम बात करें जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, भूपृष्ठ वाला जो कमजोर पार्ट होता है वहां से उद्गमित होता है। उद्गमित होने के दौरान बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ के टुकड़ों के रूप में बाहर की ओर फेंकता है। बड़ी बड़ी चट्टानों के रूप में, सबसे बड़ी बड़ी चट्टान के रूप में बाहर फेंकता है। बड़ी बड़ी चट्टान, बड़ी बड़ी चट्टान या वर्धखंड के रूप में, वर्धखंड के रूप में बाहर, चट्टानों के रूप में बाहर फेंकता है। उसे ब्रेसिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रेसिया बोला जाता है। ये ध्यान रखना, क्या बोला जाता है? उसे ब्रेसिया कहा जाता है। ब्रेसिया, तो ब्रेसिया कहा जाता है। तो एक वर्ड हमारे सामने आया, ठोस पदार्थ बाहर निकलता है। ठोस पदार्थ में बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े बाहर निकलते हैं। चट्टान टुकड़े बाहर निकलते हैं, वर्धखंड टुकड़े बाहर निकलते हैं। उन टुकड़ों को क्या बोला जाता है? उन बड़े बड़े वर्ध प्लेट्स को क्या बोला? प्लेट के खंड को, टुकड़े के रूप में जो बड़ी बड़ी चट्टानों के स्वरूप में ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बाहर निकलता है, उन्हें ब्रेसिया बोला जाता है। ये ठोस पदार्थों को सामूहिक रूप से पायरोक्लास्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पायरोक्लास्ट। और सबसे बड़ी बड़ी चट्टानों के रूप में वर्धखंड बाहर निकलता है, उसे ब्रेसिया बोला जाता है। और इसी प्रकार यदि आपके नाशपाती से लेकर बड़े फुटबॉल के आकृति व्यास के जो बड़े बड़े कण बाहर निकलते हैं, बड़े बड़े खंड बाहर निकलते हैं, उसे बम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बम। बम किसे बोला जाता है? आपके नाशपाती से फुटबॉल के व्यास के समान, ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ को क्या कहा जाता है? ठोस पदार्थ को बम कहा जाता है। बम किसे कहा जाता है? हमने पढ़ा कि बड़ी बड़ी चट्टान के स्वरूप में ब्रेसिया, बम किसे? नाशपाती से लेकर फुटबॉल की आकृति के व्यास के आधार पर ठोस पदार्थ जो बाहर निकलते हैं उसे हम बम बोलते हैं। इसी प्रकार जो आपके एक होता है लेपिली,
लेपिली किसे कहा जाता है? जब ये आपके अखरोट के समान, अखरोट से लेकर मटर के दाने के समान से, मटर के दाने से के समान ठोस पदार्थ जब बाहर निकलता है, उस पदार्थ को क्या बोला जाता है? लेपिली बोला जाता है। इसी प्रकार इसी महीन कणों के रूप में बाहर निकले उसे ज्वालामुखी राख बोला जाता है। ज्वालामुखी राख, राख या महीन कण, धूल, ज्वालामुखी धूल, ये इसे महीन कण के रूप में, जब ठोस पदार्थ महीन कण के रूप में, ठोस पदार्थ रूप में बाहर निकलता है, उसे ज्वालामुखी राख बोला जाता है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ये पदार्थ ध्यान रखना, बम किसे बोला जाता है, लेपिली किसे बोला जाता है, ज्वालामुखी राख किससे बोला जाता है, महीन कण के रूप में जब बाहर निकलती है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, एक पाइप्स के रूप में ज्वालामुखी जब बाहर निकलता है, तो बाहर निकलने के दौरान ये पदार्थ बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलने के दौरान जो धूल होती है, धूल के साथ में ही आपको पता है जल वाष्प निकलता है, अनेक गैसों का प्रारूप निकलता है। जल वाष्प और गैसों के रूप में बाहर निकलने के बाद में वो ऊपर संघनित हो जाता है, और संघनित होकर उसके साथ में वर्षा होती है। वर्षा के दौरान जब वर्षा होगी, वर्षा के साथ में ही ये दो धूल बाहर, महीन कण धूल आकाश में छाया हुआ था, वो धूल कण धीरे धीरे करके ज्वालामुखी विस्फोट के साथ में धीरे वर्षा होगी, वर्षा के साथ में नीचे की ओर आ जाता है, और जब नीचे आ जाता है तो नीचे आने पर ये जम जाता है। जमने की से छिद्रील प्रकार के ज्वालामुखी, छिद्रील प्रकार का, छिद्रील मतलब उसमें जल होता है, जल गर्म होता है, लावा गर्म होता है, तो फिर लावा के छिद्र के वाष्प में वापस से जल वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन छिद्र युक्त क्या बन जाता है? छिद्र युक्त पदार्थ का निर्माण होता था, चट्टानों का निर्माण होता है, छिद्रील चट्टानों का निर्माण होता है। कैसी पदार्थों का? छिद्रील चट्टानों का निर्माण होता है। इस छिद्रील चट्टानों को प्यूमाइस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्यूमाइस बोला जाता है। ये भी ध्यान रखना, क्या बोला जाता है? प्यूमाइस बोला जाता है। जब प्यूमाइस किसे बोला जाता है? जब राख जो जम जाती है, धूल जमती है, चट्टानों के स्वरूप में जमती है, तो उसमें छिद्र पाए जाते हैं, क्योंकि उसमें वर्षा के कुछ जल के बूंद के कण होते हैं, बूंद होते हैं, और बूंदे वाष्प में कन्वर्ट हो जाती है, तो चट्टानों में वो छिद्र रह जाते हैं। छिद्र युक्त जो चट्टानों का स्वरूप बनेगी वो प्यूमाइस बनती है। और जब वर्षा होने के साथ में ही, बहुत सारी वर्षा होने पर जो ये लावा रूप में होता है, जो आपके महीन कण या छोटे छोटे पदार्थ होते हैं, वो बहकर एक भाग से दूसरे भाग की ओर चले जाते हैं, दूसरे में पानी के साथ में बह जाते हैं। बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो पानी के साथ बह जाते हैं, बहकर जाकर परत दर परत रूप में चट्टानें निर्मित हो जाती है। कैसे निर्मित हो जाती है? चट्टानें निर्मित हो जाती है, जमा हो जाता है, राख का जमा हो जाता है। उस चट्टान को क्या बोला जाता है? चट्टान का निर्माण हो जाए, उस चट्टान को टप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टप, टप बोला जाता है। ये भी छिद्रयुक्त चट्टानें ही होती है, क्योंकि उसके साथ जल होता है, जल वाष्प में कन्वर्ट होता है। छिद्रील चट्टानें होती है, बहुत हल्की होती है, बहुत जल्दी अपक्षय और अपर्दन हो जाता है, बहुत जल्दी से टूट जाते हैं। जब ये टुकड़ों में टूट जाती है, टुकड़ों में ये चट्टान टप टुकड़ों में टूट जाती है, छोटे टुकड़ों में जल्दी टूटती है, क्योंकि ये छिद्रयुक्त होती है। टुकड़ों में टूटने पर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों को स्कोसिया बोला जाता है, स्कोरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्कोसिया, स्कोरिया, स्कोरिया बोला जाता है। प्यूमाइस, इसी प्रकार ये सिंडर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? सिंडर, सिंडर, प्यूमाइस, स्कोरिया, स्कोरिया, ये पदार्थ किसे बोला जाता है? ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान छोटे टुकड़े होते हैं, उनको स्कोरिया बोला जाता है। और जो छिद्रील युक्त चट्टानों का जमा होता है उसे प्यूमाइस, सिंडर बोला जाता है। जो चट्टाने के स्वरूप में बन जाती है उसे क्या बोला जाता है? उसे टप बनना बोला जाता है। ये बहुत कमजोर प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है, और इन चट्टानों के टूटने से टुकड़े बनते हैं, उसे स्कोरिया बोला जाता है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? कि अभी तक हमने पढ़ लिया है ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान कौन कौन से पदार्थ बाहर निकलते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। अब ठोस पदार्थ के रूप में हमने पढ़ा ज्वालामुखी उद्दीपित पदार्थ। ठोस पदार्थ को सामूहिक रूप से पायरोक्लास्ट बोलते हैं। बड़ी चट्टान को, वर्धखंड को, टुकड़ों को ब्रेसिया या फिर ब्लॉक्स बोला जाता है। बम, नाशपाती से लेकर फुटबॉल आकृति के व्यास वाले ठोस पदार्थ को बम बोला जाता है। अखरोट या मटर के दाने के समान ठोस पदार्थों के आकृति वाले भागों जो बाहर निकलते हैं उसे लेपिली बोला जाता है। ज्वालामुखी धूल या महीन कण जो होते हैं उसे ज्वालामुखी धूल बोला जाता है। और धूल के साथ में ही ज्वालामुखी चट्टानों के रूप में वर्षा होती है। वर्षा के साथ में छिद्रील प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है, उससे छोटे छोटे कण छिद्रील चट्टानों के टुकड़ों को प्यूमाइस बोला जाता है, जिसमें उसके साथ में ही वर्षा
वर्षा के साथ में ही चट्टाने लावा होता है जार जाकर जमाव हो जाता है, प्रद जमाव होती है चट्टाने, उस जमाव को टप बोला जाता है। और ये छिद्रील प्रकार की होती है, उसमें छिद्र युक्त चट्टाने का निर्माण होता है, टप का निर्माण होता है। बहुत जल्दी उसका अपरदन अपक्षय हो जाता है, अपक्षय हो जाता है। डेनोडेशन प्रोसेस के दौरान छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। जो टुकड़े टूटते हैं उसे स्कोरिया या सिंडर बोला जाता है। ये आपके ठोस पदार्थ उद्गमित हुए। ज्वालामुखी में ठोस पदार्थ उद्गमन की हमने बात की। अब यदि हम बात करें द्रव के रूप में कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? द्रव के रूप में। द्रव के रूप में यदि हम ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान उद्गमित पदार्थ की बात करें तो दो प्रकार के होता है। एक होता है अम्लीय प्रकार का, द्रव के रूप में लावा निकलता है। द्रव के रूप में क्या निकलता है? लावा। लावा दो प्रकार से, एक अम्लीय प्रकृति का, एक निकलता है आपका क्षारीय प्रकृति का। ये क्षारीय प्रकृति क्या होती है? तो देखिए, जब लावा निकलता है, लावा द्रवित अवस्था में जो धरातल से जो पदार्थ निकलता है द्रवित फॉर्म में, उसे लावा बोला जाता है। और लावा को दो प्रकार से होता है, एक अम्लीय और क्षारीय। इसके अंतर्गत अम्लीय में जिसमें सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा द्रव्य पदार्थ के अंतर्गत यदि 50% से ज़्यादा है, 50% से सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है तो वो अम्लीय प्रकृति का लावा होता है। और यदि आपका सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा 50% से कम है, सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा 50% से कम है तो वो क्या हो जाएगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। यदि क्षारीय प्रकृति का है तो इसमें फेरो मैग्नीशियम की मात्रा, खनिज पदार्थों की मात्रा क्या होगी? फेरोमैग्नीशिया की मात्रा, खनिज पदार्थों की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। खनिज पदार्थ क्या होते हैं? ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसमें मतलब सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, इसका मतलब है इसमें सिलिका की मात्रा क्या होती है? सिलिका की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। सिलिका की मात्रा कैसी पाई जाती है? सिलिका की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो इसके अंतर्गत यदि आपने चट्टान पढ़े थे तब हमने बहुत डिटेल्स में पढ़ा था कि जब सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा लावा के अंतर्गत यदि 60% है, 60% सिलिकॉन ऑक्साइड मात्रा है तो वो कैसी चट्टानें बनेगी? एंडेसाइट चट्टानें बनती है। एंडेसाइट प्रकार की चट्टानें निर्मित होती है। जब ये 70% के लगभग सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा हो तो ये कैसी चट्टानें बनेगी? तो ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें का निर्माण होता है, क्योंकि ये जब लावा जम जाता है चट्टानों का निर्माण करती है। आपने पढ़ा होगा समस्त जो आग्नेय प्रकार की चट्टानें होती है, प्रारंभिक चट्टानें होती है या आप बोले प्राइमरी चट्टानें होती है, वो ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान जो लावा जमाव होता है उसी के माध्यम से बनती है। और जिसमें सिलिका की मात्रा 50% अधिक है तो वो अम्लीय प्रकृति की चट्टानें होती है। हमने चट्टान टॉपिक पढ़ा था बहुत डिटेल्स में, एंडेसाइट क्या होता है, ग्रेनाइट क्या होता है, उसके बारे में पढ़ा था। और ये यदि 80% के लगभग यदि सिलिकॉन ऑक्साइड मात्रा हो तो वो रायोलाइट प्रकार की चट्टानें होती है। कैसी चट्टानें होती है? रायोलाइट प्रकार की चट्टानें होती है। और जब क्षारीय प्रकृति की बात करें तो इसके अंतर्गत जैसे जैसे मैग्नीशियम की फेरो मात्रा बढ़ती है तो इसमें फेरो मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ती है तो इसे बेसाल्टिक चट्टानें बनती है। कैसी चट्टानें बनती है? बेसाल्टिक फॉर्म में चट्टानें निर्मित होती है। इसका घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें फेरो मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके अंतर्गत मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसके अंतर्गत उच्च घनत्व की होती है। इसके साथ में इसमें गाढ़ापन क्या होता है? गाढ़ापन ज़्यादा होता है। इसके साथ में इसमें पीलापन होता है। और सबसे बड़ी बात ये उच्च गलनांक होता है। इसका उच्च गलनांक पाया जाता है। उसे गलाने के लिए वापस से क्या चाहिए? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए। इसको उच्च गलनांक पाया जाता है। इसमें कंपैरेटिव निम्न गलनांक पाया जाता है। निम्न गलनांक पाया जाता है। और इसके साथ में ही ये काले रंग के होते हैं। ये गहरे और काले रंग का होता है और ये पीले रंग का होता है। ये इसमें आपके जो होता है पतला टाइप से होता है मैग लावा, और इसमें ये गाढ़ा टाइप से लावा होता है। ये द्रव्य पदार्थ निकलते हैं। इसके साथ में यदि हम गैसों की यदि बात करें, तीसरे जो उद्गमित पदार्थ है वो है गैस। कौन सी पदार्थ है? गैस। और यदि हम गैस की यदि बात करें तो आपकी गैस ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा उद्गमित होती है। वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जल वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, और सल्फर आदि गैसें पाई जाती है, उद्गमित
होती है। इस प्रकार से आपके जो उद्गमित पदार्थ है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान हमने पढ़ा था ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान कौन कौन से पदार्थ उद्गमित होते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गमित की प्रक्रिया के दौरान हमने पढ़ा है ज्वालामुखी प्रक्रिया उद्गमित पदार्थ, ठोस पदार्थ, द्रव्य पदार्थ और गैस पदार्थों के बारे में हमने बात की है। ठोस पदार्थों को सामूहिक रूप से पायरोक्लास्ट बोलते हैं। हमने बम के बारे में, लेपिली के बारे में क्या कहते हैं, प्यूमाइस के बारे में बात की, स्कोर या सिंडर के बारे में बात की। अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। द्रव्य पदार्थों के अंतर्गत हमने क्षारीय और अम्लीय प्रकृति के लावा के रूप में हमने बात की। गैसों के बारे में बात की, जल वाष्प निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है, या फिर सल्फर आपके गैसें निकलती है। इस प्रकार से अब हम बात करने वाले हैं ज्वालामुखी के प्रकारों की। हम ज्वालामुखी के प्रकार की बात यदि करें, ज्वालामुखी प्रकार, यदि ज्वालामुखी की प्रकारों के बारे में बात करें तो हम इनको दो भागों में बांटा था। एक बांटा था आवर्ती के हिसाब से। किसके हिसाब से? आवर्ती के हिसाब से। एक ज्वालामुखी को हम बांट सकते हैं उद्गमित प्रकृति के हिसाब से, उद्गमित प्रकृति के हिसाब से, उद्गमित प्रकृति नेचर के हिसाब से। ठीक है, यदि आवर्ती के हिसाब से देखा जाए तो ज्वालामुखी को हम बांट सकते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी, सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, और एक होती है प्रसुप्त ज्वालामुखी, एक होती है शांत या मृत ज्वालामुखी। क्या मतलब होता है इनका, तो ये ध्यान से देखिए। सक्रिय ज्वालामुखी का क्या मतलब होता है और जागृत ज्वालामुखी का क्या मतलब होता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी का क्या मतलब होता है। देखिए, जब ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा हो, ज्वालामुखी का विस्फोट कंटिन्यू फॉर्म में अभी भी हो रहा हो, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, अभी भी कंटिन्यू फॉर्म में ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, तो उसे हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। और प्रसुप्त ज्वालामुखी वो होती है कि ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ लेकिन अभी वो क्या है, शांत अवस्था में है, अभी शांत अवस्था में है, लेकिन भविष्य के अंतर्गत वापस से विस्फोट होने की संभावना है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रसुप्त ज्वालामुखी बोलेंगे। और शांत ज्वालामुखी उसे बोलते हैं, मृत ज्वालामुखी इसे बोलते हैं जिसका ज्वालामुखी का एक बार विस्फोट हो चुका है, अब भविष्य में अभी शांत है और भविष्य में भी कोई विस्फोट होने की संभावना नहीं है, ज्वालामुखी उद्गमित होने की कोई संभावना नहीं है, उसे हम मृत ज्वालामुखी बोलते हैं। यदि हम बातें तीन भागों में बांटते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, मतलब आप माने प्राचीन या विगत समय में, पास्ट में ऐसे लिखें, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। यदि तीन फॉर्मेट में समय को यदि बांट दूं, समय के हिसाब से देखूं, तो भूतकाल में जिसका विस्फोट हुआ हो, वर्तमान में भी अभी भी उद्गमित हो रही हो और भविष्य में भी उद्गमित कंटिन्यू होने की संभावना हो, उसे सक्रिय ज्वालामुखी बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? सक्रिय ज्वालामुखी बोला जाता है। यदि प्रसुप्त ज्वालामुखी की यदि बात करूं तो जिनका पहले उद्गमित हुई है, वर्तमान में अभी शांत है, लेकिन भविष्य में वापस से उसे उद्गमित होने की संभावना है, तो उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी बोला जाता है। यदि हम शांत ज्वालामुखी की यदि बात करूं, शांत ज्वालामुखी उसे कहते हैं जो भूतकाल में उसका एक बार विस्फोट हो चुका है, वर्तमान में अभी वो शांत है और भविष्य में भी वो क्या रहने वाली है? शांत रहने वाली है। भविष्य में उद्गमित होने की संभावना नहीं है, अभी वर्तमान में भी उद्गमित नहीं हो रही है, तो वो कौन सी हो गई? शांत या मृत ज्वालामुखी है। जो भूतकाल में उद्गमित हुई है, वर्तमान में अभी शांत अवस्था में है, अभी विस्फोट नहीं हो रहा है, ज्वालामुखी उद्गमन नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में ऐसी संभावना है कि वापस से उद्गमित हो सकती है, तो वो कैसी ज्वालामुखी हो कहलाएगी? प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाएगी। और सक्रिय ज्वालामुखी जो पहले विस्फोट हो रखा था, अभी भी विस्फोट हो रहा है और भविष्य में भी लगातार विस्फोट होने की संभावना है, तो उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। तो ये हुई सक्रिय ज्वालामुखी और प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी की बात। यदि हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, इसके आपके सक्रिय ज्वालामुखी या फिर उसके, तो हम बात करें सक्रिय ज्वालामुखी की यदि बात करें, सबसे महत्वपूर्ण एक बात करें तो होता है कार्टोपैक्सी ज्वालामुखी, कार्टोपैक्सी।
कौन सी ज्वालामुखी? कार्टोपैक्सी ज्वालामुखी। कार्टोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है? तो आप समझिए, एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है। कार्टोपैक्सी ज्वालामुखी एक्वाडोर के अंतर्गत, एक्वाडोर प्रांत में, एक्वाडोर कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप के अंतर्गत यदि हम बात करें, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत पाया जाता है और एक्वाडोर प्रांत के अंतर्गत एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला पर दक्षिण अमेरिका में एक्वाडोर प्रांत के अंतर्गत कार्टोपैक्सी ज्वालामुखी पाई जाती है और ये एशिया की सबसे ऊंची ज्वालामुखी है। ये विश्व की, सॉरी मैंने बोला एशिया नहीं, विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी, सबसे ऊंचाई पर यदि बात की जाए, ऊंचाई पर, सबसे ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अब हमने पढ़ा कि कार्टोपैक्सी ज्वालामुखी है वो सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है और ये एक्वाडोर, दक्षिण अमेरिका, एंडीज पर्वतमाला पर पाई जाती है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी का यदि कोई एग्जाम्पल है, सबसे ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी पाई जाती है? तो आपकी कार्टोपैक्सी ज्वालामुखी आती है। हमने तीनों फॉर्मेट में देख लिया है कि सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल कार्टोपैक्सी ज्वालामुखी, एक्वाडोर प्रांत में सबसे ऊंचाई पर जाने वाली ज्वालामुखी है। इसके साथ में यदि हम एग्जाम्पल पढ़े हैं दूसरा, तो ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी के साथ में एग्जाम्पल को देखें तो एक आता है मोना लोआ ज्वालामुखी, मोना लोआ। ये मोना लोआ ज्वालामुखी है वो आपके हवाईयन द्वीप में है, प्रशांत महासागर के हवाईयन द्वीप है, हवाईयन द्वीप पर पाई जाती है। ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कैसी ज्वालामुखी है? ये सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी है, सबसे बड़ी आकार के हिसाब से देखा जाए, आकार के हिसाब सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल कौन सा है? मोना लोआ ज्वालामुखी। तो मोना लोआ ज्वालामुखी हवाईयन द्वीप के अंतर्गत, हवाईयन द्वीप के अंदर वहाँ जो यूएसए का अधिकार है वहाँ पर सबसे बड़े आकार की ज्वालामुखी, आकार की दृष्टि से देखा जाए सबसे बड़े आकार वाली सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है मोना लोआ ज्वाला। ये हवाईयन द्वीप कहाँ है? हवाईयन द्वीप प्रशांत महासागर के अंतर्गत है और इसे प्रशांत महासागर का क्या बोला जाता है? इसे मोना लोआ को प्रशांत महासागर का चौराहा बोला जाता है, चौराहा, प्रशांत महासागर का चौराहा बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है? बहुत शानदार क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे अभी स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी के बारे में बात करेंगे, सबको पता है, क्वेश्चन बहुत बार आया है कि भूमध्य महासागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है, वो भी सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। ठीक वैसा ही क्वेश्चन बन सकता है कि प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? प्रशांत महासागर का चौराहा मोना लोआ ज्वालामुखी को कहा जाता है, जो हवाईयन द्वीप पर सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसी ज्वालामुखी है? सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व की सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी है, ये ध्यान रखना। दूसरा हम बात करें स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, अभी याद आ गया है तो लिखवा देते हैं, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। ये भी आपकी सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। ये कहाँ पाई जाती है? ये भूमध्य सागर के अंतर्गत पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? भूमध्य सागर, ये पाई जाती है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर में पाई जाती है लिपारी द्वीप पर, सिसिली द्वीप के उत्तर में लिपारी द्वीप पर पाई जाती है, लिपारी द्वीप पर। ये इसे भूमध्य महासागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ
कहा जाता है। किसका स्तंभ? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। प्रकाश स्तंभ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब जहाज भूमध्य महासागर की ओर बढ़ते हैं तो ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है, आधे आधे घंटे बाद में विस्फोट होता रहता है, तो ये रात में लाइट्स का काम करता है। ज्वाला आग के रूप में होती है तो लाइट्स दिखाई देती है, विस्फोट दिखाई देता है, उसे प्रकाश के स्वरूप में दिखाई देता है, प्रकाश का उद्गमित करता है कि आग लगेगी प्रकाश आएगा, तो प्रकाश की वजह से तो ये भूमध्य महासागर को प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसको, ठीक है। एक ज्वालामुखी है, 4 नंबर पे लिख दूं, सक्रिय ज्वालामुखी एग्जाम्पल के तौर पे लिखूं। महत्वपूर्ण ज्वालामुखी को लिखवा रहा हूं ताकि वो एग्जाम में आपके जो आने का चांसेस रहता है उस एग्जाम्पल के बारे में बात करूं। जैसे कार्टोपैक्सी ज्वालामुखी, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर जो सक्रिय ज्वालामुखी है कार्टोपैक्सी है। मोनालोवा ज्वालामुखी जो दुनिया की सबसे बड़ी ज्वालामुखी है, मोनालोवा। भूमध्य महासागर के अंतर्गत प्रकाश स्तंभ के रूप में स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से किलायु ज्वालामुखी, किलायु ज्वालामुखी क्या है? ये भी हवाईयन द्वीप पर ही पाई जाती है। हवाईयन प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर के अंतर्गत आपके किलायु जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कैसी ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। और इसका एग्जाम्पल क्यों दिया है? कि ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, दुनिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ये सबसे सक्रिय, सबसे सक्रिय का क्या मतलब है? इसमें लगातार रूप से, सबसे लगातार रूप से बड़ी मात्रा में क्या हो रहा है? लगातार सबसे कंटिन्यू फॉर्म में लगातार उद्गमन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? लगातार उद्गमन हो रहा है। तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का यदि एग्जाम्पल हो तो किलायु ज्वालामुखी का होगा। किलायु ज्वालामुखी का क्यों होगा? क्योंकि हवाईयन द्वीप के अंतर्गत लगातार फॉर्म में किलायु ज्वालामुखी पर ज्वालामुखी उद्गमित हो रही है। तो महत्वपूर्ण अंक के बारे में पढ़ा था, और कुछ पढ़ें क्या? और यदि हम भारत के अंतर्गत यदि हम सक्रिय ज्वालामुखी की यदि बात करें तो बैरन द्वीप, एग्जाम में क्वेश्चन आता है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी का भारत का एकमात्र, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाया जाता है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत की। कौन सी है? सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल कौन सा है? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कौन सी है? वो आपकी बैरन ज्वालामुखी है। ये भारत का एकमात्र क्या है? उदाहरण है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो ये भी क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन क्या बन सकता है इसके बारे में मैं बात कर लूं। और जैसे सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो आता है एरेबस पर्वत पर। एरेबस, एरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप पर पाई जाती है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो 90% बर्फ से ढका हुआ है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर एरेबस पर्वत पर सक्रिय ज्वालामुखी है। ये दक्षिणतम ज्वालामुखी है, विश्व की दक्षिणतम, इसे कह सकते हैं एरेबस दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। तो ये जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में जो अपने हिसाब से महत्वपूर्ण है, उन ज्वालामुखी की हमने क्या की है? बात की है। इसके अलावा कैमरून पर्वत पर एकमात्र पश्चिमी अफ्रीका के अंतर्गत कैमरून ज्वालामुखी है, वो भी आपकी सक्रिय ज्वालामुखी है। कैमरून, ये पश्चिम अफ्रीका की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इस प्रकार से सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में हमने बात की है। तो ज्वालामुखी को हमने क्या किया है? ज्वालामुखी एक सेकंड के लिए, ज्वालामुखी प्रकार के बारे में बात की। आवृत्ति के हिसाब से हमने सक्रिय ज्वालामुखी और बात की प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में बताया, जो भूतकाल में भी सक्रिय थी, वर्तमान में भी सक्रिय है और भविष्य में सक्रिय होने के चांसेज है। उसको हम क्या बोलते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। प्रक्षुब्ध भूतकाल में सक्रिय, वर्तमान में क्या है? शांत है और भविष्य में वापस से उद्गमित होने की चांसेज है, उसको प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। शांत जो भूतकाल में उद्गमित हुई है, वर्तमान में शांत और भविष्य में भी शांत होगी, उसके बारे में है शांत। और सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल को हमने पढ़ा, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, मोनालोवा ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। इसके साथ में ही हमने बैरन ज्वालामुखी पढ़ा। इसके साथ में ही हमने क्या किलायु ज्वालामुखी के बारे में बात की है। अब यदि एग्जाम्पल देखें प्रसुप्त ज्वालामुखी के, किसके एग्जाम्पल देखें? प्रसुप्त, यदि हम बात करें प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में,
प्रसुप्त, जो वर्तमान में शांत है लेकिन भविष्य में वापस से उद्गमित होने के चांसेज है। इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो इसके एक एग्जाम्पल आता है आपका कारकाटोआ, कोटोपेक्सी सक्रिय ज्वालामुखी। कारकाटोआ जो ज्वालामुखी है जो ये सुमात्रा के अंतर्गत इंडोनेशिया में पाई जाती है, सुमात्रा द्वीप पर है। कारकोटोआ एक कैसी ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और इसके साथ में ही प्रसुप्त ज्वालामुखी के विसुवियस जो भूमध्य सागर के अंतर्गत है, विसुवियस ज्वालामुखी, ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये प्रसुप्त ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। तो आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कारकोटोआ जो इंडोनेशिया सुमात्रा में विसुवियस पाई जाती है। इसी प्रकार से आपके भारत में यदि एग्जाम्पल की यदि बात करें तो अंडमान निकोबार में नारकोंडम द्वीप पर जो ज्वालामुखी पाई जाती है वो भी प्रसुप्त ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। और जापान के अंदर जो फ्यूजी ज्वालामुखी है, कौन सी ज्वालामुखी है? आपकी फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, फ्यूजियामा, ये भी आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी का ही एग्जाम्पल है। जापान में नारकोंडम जो अंडमान निकोबार द्वीप के अंतर्गत पाई जाती है, ये जापान के अंतर्गत पाई जाती है। और विश्व भूमध्य सागर और सुमात्रा इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप पर पाई जाती है। प्रसुप्त ज्वालामुखी के एग्जाम्पल्स है। प्रसुप्त ज्वालामुखी बहुत खतरनाक तरीके से होती है क्योंकि भविष्य में कभी भी उद्गमित हो सकती है। और कारकोटोआ ने भयंकर रूप से तबाही मचाई थी, बहुत जन धन की हानि करने के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बाद में यदि हम बात करें नेक्स्ट बात करें मृत या शांत ज्वालामुखी। ऐसी ज्वालामुखी मृत या शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी के एग्जाम्पल की यदि बात करें तो माउंट पोपा ज्वालामुखी, ये शांत ज्वालामुखी है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें शांत ज्वालामुखी की यदि बात करें तो आती है माउंट पोपा कोहे सुल्तान। ये माउंट पोपा म्यांमार के अंतर्गत पाई जाती है, म्यांमार। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसलिए बता रहा हूँ। माउंट पोपा ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है? म्यांमार में। और एक पाई जाती है आपके कोहे सुल्तान, ये भी मृत या शांत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। ये आपके कहाँ पाई जाती है? ये ईरान में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? आपके ईरान में पाई जाती है। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है जो आपके एग्जाम्पल्स के दृष्टिकोण से देखा जाए या फिर आपके उस हिसाब से देखा जाए एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो कि एग्जाम्पल जो एग्जाम्स में आते हैं कई बार, उस हिसाब से देखा जाए तो उसको हम बांट सकते हैं। अब हम नेक्स्ट अध्ययन करने वाले हैं कि हमने ज्वालामुखी को आवर्ती के हिसाब से देख लिया है, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। अब हम बात करने वाले हैं ज्वालामुखी के उद्गम की प्रवृत्ति के अध्ययन के हिसाब से। उद्गम की प्रवृत्ति के हिसाब से यदि हम देखे जाए तो उद्गम की प्रवृत्ति के हिसाब से देखने पर का मतलब ये रखता है कि उद्गम की प्रवृत्ति के हिसाब से हम बांट सकते हैं केंद्रीय ज्वालामुखी, केंद्रीय, और दूसरा भाग होता है दरारी ज्वालामुखी। इसका क्या मतलब होता है? केंद्रीय ज्वालामुखी का मतलब ये होता है जब ज्वालामुखी एक केंद्र, एक पाइपलाइन, एक मुख के द्वारा उद्गमित होती है। जब एक मुख के द्वारा उद्गमित होती हो तो पाइप के माध्यम से, एक मुख के माध्यम से उद्गमित होती हो तो उसे कौन सी ज्वालामुखी बोला जाता है? उसे सक्रिय ज्वालामुखी, केंद्रीय मुखी ज्वालामुखी बोला जाता है। कैसी ज्वालामुखी बोला जाता है? केंद्रीय मुखी ज्वालामुखी बोला जाता है। केंद्रीय मुखी ज्वालामुखी। एक सेकंड के लिए, ओके। केंद्रीय मुखी ज्वालामुखी बोला जाता है। तो इसी प्रकार से दरारी ज्वालामुखी यदि बात की जाए तो एक दरार के रूप में पाई जाती है। ये कब पाई जाती है? जब देखिए ज्वालामुखी उद्गमन के, मैं प्लेट विवर्तन की जब सिद्धांत बताया था आपको, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अंतर्गत हमने बात की थी कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अंतर्गत हमने बात की जब दो प्लेटें, महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट जब आपस में अभिसरण करती है, अभिसरण के दौरान महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें जब अभिसरण करती है, अभिसरण के दौरान जब भारी प्लेट अंदर की ओर अभिसरित हो जाए, अंदर बेल्ट हो जाए, 45 डिग्री एंगल के साथ में
आपके सेपित हो जाए, सेपित होने की प्रक्रिया के दौरान जब आपकी गहराई पे जाती है, स्टेनोस्फीयर में आती है, उप टेम्परेचर की वजह से वापस से मैग्मा के रूप में उद्गमित होकर बाहर की ओर निकलती है, उद्गमन होता है, केंद्रीय मुखी के रूप में होता है। तो केंद्रीय मुखी ज्वालामुखी बनती है। जब दो प्लेटों का अभिसरण होता है उस दौरान जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसे क्या बोला जाता है? उसे केंद्रीय मुखी ज्वालामुखी। जब दो तनाव मूलक बल लगता है, दो प्लेटों के बीच में तनाव मूलक बल लगता है, कैसा बल लगता है? तनाव मूलक बल लगता है, अपसरण होता है। यहाँ पर जो दो प्लेटों के बीच में क्या हो रहा था? अभिसरण हो रहा था। क्या हो रहा था? अभिसरण हो रहा था। अभिसरण हो रहा था। अभिसरण की प्रक्रिया के दौरान जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है वो केंद्रीय मुखी ज्वालामुखी होती है। और जब अपसरण हो रहा हो, एक दूसरे बीच में तनाव मूलक बल लग रहा हो, कैसा बल लग रहा हो? तनाव मूलक अपसरण हो रहा हो, तो कैसी ज्वालामुखी होगी? दरारी ज्वालामुखी विस्फोट। शानदार यदि एग्जाम्पल की बात करूं तो अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आप दो ऐसा आकार के देखते हैं जो कटक का निर्माण होता है, तो दरारी ज्वालामुखी की प्रक्रिया के दौरान होता है। इसी प्रकार जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार जब किसी हॉट स्प्रिंग के ऊपर से किसी अभी अपसरण जो उद्गमित हो रहा था लावा के रूप में, हॉट स्प्रिंग के रूप में जहाँ से निकल रही थी, मतलब हॉट स्प्रिंग के ऊपर से जब प्लेट, भारतीय प्लेट, इंडियन प्लेट अफ्रीका से अलग होकर ऊपर की ओर उद्गमित प्रवाहित हो रही थी, उस दौरान दरारी ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान जो लावा के रूप में फैलाव हुआ, जिसे प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण होता है। भारत के अंदर प्रायद्वीपीय पठार जो है वो किसका एग्जाम्पल है? वो आपके दरारी ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है, जो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के रूप में फैला हुआ लावा के रूप में बना, जिसे प्रायद्वीपीय दक्षिणी पठार या प्रायद्वीपीय पठार बोला जाता है। जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, दक्षिणी पश्चिमी गुजरात वाले जो काली मिट्टी पाई जाती है वो प्रायद्वीपीय पठारी वाला भाग है। वो कैसा, किसका एग्जाम्पल है? वो आपके दरारी ज्वालामुखी का भाग एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से केंद्रीय मुखी ज्वालामुखी और दरारी ज्वालामुखी के एग्जाम्पल के रूप में हमने देखा है। केंद्रीय मुखी ज्वालामुखी जो भी स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, जो भी अभी हमने देखा था, एटना ज्वालामुखी है, या फिर आपके जितने भी अभी एग्जाम्पल्स देखे हैं उन एग्जाम्पल्स को देखा जाए तो वो केंद्रीय मुखी ज्वालामुखी के ही एग्जाम्पल थे। और दरारी ज्वालामुखी में जो अटलांटिक महासागर के अंतर्गत है, प्रायद्वीपीय पठारों के अंतर्गत जो ज्वालामुखी विश्व कोलंबिया का पठार का निर्माण हुआ हो, ये सब निर्मित किससे हुए हैं? ये सब दरारी ज्वालामुखी के रूप में हुए हैं। अभी केंद्रीय ज्वालामुखी को भी हमने उसके अलग अलग भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। यदि इसको केंद्रीय ज्वालामुखी की यदि हम बात करें, किसकी बात करें? केंद्रीय ज्वालामुखी। केंद्रीय ज्वालामुखी, केंद्रीय ज्वालामुखी को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। किसके आधार पर? उसकी आवर्ती उद्गमित पदार्थों की तीव्रता के आधार पर, उसके जो पदार्थ उद्गमित हो रहे हैं उसके आधार पर, उसमें गाढ़ापन कितना है, उसमें पदार्थ कौन से है, उसके आधार पर हम 5 भागों में बांट सकते हैं। जिसमें हम पहले नंबर पर बांटते हैं हवाईयन ज्वालामुखी। हवाईयन ज्वालामुखी। दूसरे पर आती है स्ट्रोम्बोलियन ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। ये प्रकार के हैं केंद्रीय के। इसके बाद बांट सकते हैं वल्केनो प्रकार के ज्वालामुखी। 4 नंबर विसुवियस ज्वालामुखी। और 5 पर आते हैं प्लेनियन ज्वालामुखी। प्लेनियन ज्वालामुखी। इस प्रकार से हम 5 भागों में बांट सकते हैं। तो इस 5 भागों को एक साथ में यदि अध्ययन करना चाहें, तो यदि मैं उसकी बात करूं, तीव्रता की बात करूं, यदि मैं किसकी बात करूं? तीव्रता की, गति, उद्गम होने की तीव्रता की यदि बात करूं, इसके साथ में पदार्थों के रूप में बात करूं, अम्लीयता की यदि बात करूं, यदि मैं साथ में क्षारीय की बात करूं, यदि मैं इसके साथ में ही आपके बात करूं, गाढ़ेपन की बात करूं, जिसे तो हम बात करेंगे तीव्रता। जैसे जैसे हम इसके नीचे की ओर जाते हैं, नीचे की ओर जाने का मतलब है जैसे हवाईयन, स्ट्रोम्बोली, वल्केनो, वेसुवियस और प्लेनियन की तरफ बढ़ते हैं, ज्वालामुखियों के रूप में बढ़ते हैं, तो इसके उद्गमन की तीव्रता बढ़ती है। उद्गमन की क्या बढ़ती है? तीव्रता। मतलब प्लेनियन की सबसे अधिक तीव्रता साथ में उद्गमित होता है, वेसुवियस उससे कम, वल्केनो उससे कम, सबसे धीरे गति से उद्गमन होता है, तो हवाईयन प्रकार की उद्गमन होता है। इसके साथ में ही जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते हैं, अम्लीयता की वृद्धि होती है। अम्लीयता की क्या होती है? वृद्धि होती है। अम्लीयता की वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? जैसे जैसे हम जाएंगे नीचे, सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा क्या होगी? वृद्धि
होगी। और जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे वैसे वैसे नीचे की ओर जाने पर क्षारीयता में कमी होती है, क्योंकि जैसे ऊपर जाएंगे तो फेरो मैग्नीशियम की मात्रा घटती है। मैग्नीशिया की मात्रा क्या होती है? घटती है। मतलब अवयन में सबसे अधिक फेरोमैग्नीशियम की मात्रा होती है और सबसे कम फेरोमैग्नीशियम की मात्रा माने तो प्लेनियन की होती है। और सिलिकॉन ऑक्साइड की यदि बात करें, सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा, सिलिका की मात्रा प्लेनियन में सबसे ज़्यादा होती है, अवयन में सबसे कम होती है। और गाढ़ेपन की बात करें, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो गाढ़ेपन की मात्रा में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। तो इसमें गाढ़ापन हो या अम्लीयता ज़्यादा हो, सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा हो, सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी तो उसका विस्फोट उतना ही ज़्यादा होगा। जिसमें रेत के कण हो, सिलिका ज़्यादा होती है तो उसका भयंकर रूप से विस्फोट भी होता है, बड़े रूप में उसका विस्फोट होता है। और जिसमें आपकी फिर मैग्नीशियम की मात्रा होती है तो उसमें क्या होता है? उसके अंतर्गत विस्फोट कम होता है, धीरे धीरे गति से आपने क्षारीयता फैलती है, उसमें चिपचिपाहट ज़्यादा होती है, द्रवीय अवस्था में ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे गाढ़ापन बढ़ता है तो उसका फैलाव कम क्षेत्र में होता है। लेकिन हवाईयन क्षेत्र जो जिसमें फेरोमैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा हो तो वो बहुत लंबी दूरी तक फैलता है, तो जिससे हवाईयन प्रकार की बेसाल्टिक चट्टानों का निर्माण होता है। और जैसे जैसे जाओ तो ग्रेनाइट और फिर इसमें आपके एंडीसाइट प्रकार की से होते हुए रायोलाइट प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। ऊपर हवाईयन जाएंगे तो आपके बेसाल्टिक चट्टानों का निर्माण होगा, क्योंकि इसमें फेरोमैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। हवाईयन को हम अलग से बताएं तो इसमें क्या होता है? जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो मैग्मा जो राख होती है वो आकाश में फैल जाती है और वो एक तरीके से हवा में तैरते हुए बालों के समान दिखाई देती है। उड़ते हुए बाल होते हैं, फैलते हुए बाल, इसीलिए इसे हवाईयन कहा जाता है, हवाईयन के रूप में। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी आपके भूमध्य सागर में एग्जाम्पल वोल्केनो दोनों मिल जाएंगे। विसुवियस ज्वालामुखी और प्लेनियन ज्वालामुखी और विसुवियस ज्वालामुखी जो भयंकर रूप से विस्फोट होता है, गाढ़ापन के रूप में विस्फोट होता है, उसके साथ में ऊपर आकाश में एकदम जो राख होती है, मेन जो धूल कण होते हैं, मेन धूल कण ऊपर आकाश में फैल जाते हैं, फैल कर वो संघनन प्रक्रिया के दौरान जो बादलों का निर्माण करते हैं, राख के रूप में बादल का निर्माण बन जाते हैं, धुआं के रूप में बादल का निर्माण हो जाते हैं, वो फूल गोभी के समान दिखाई देता है और भयंकर रूप से विस्फोट होता है। वो विसुवियस और प्लेनियन प्रकार की होती है। इसमें तीव्रता बढ़ती है और सबसे खतरनाक रूप से यदि विस्फोट देखा जाए तो प्लेनियन प्रकार की ज्वालामुखी के अंतर्गत होता है। तो हम केंद्रीय ज्वालामुखी को तीव्रता, अम्लीयता, क्षारीयता, गाढ़ेपन, पदार्थ की प्रवृत्ति के आधार पर हमने 5 भागों में बांटा। हवाईयन, स्ट्रोम्बोली, वोल्केनो, विसुवियस और प्लेनियन बांटा। जैसे जैसे जाएंगे तीव्रता बढ़ती है, सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, फेरोमैग्नीशियम की मात्रा घटती है। हवाईयन में सबसे ज्यादा फेरोमैग्नीशियम होता है और सबसे कम क्या होता है? सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। गाढ़ापन जैसे जैसे नीचे जाएंगे बढ़ता है और विस्फोट की मात्रा पदार्थ भी बढ़ते हैं। इस प्रकार से हम जो केंद्रीय ज्वालामुखी को बांट सकते हैं। आगे हम यदि हम बात करें ज्वालामुखी के निर्मित स्थलाकृतियों की, टाइम क्लास लंबी हो रही है तो हम जल्दी अभी हम रिविजन क्लास में ही होगा, क्योंकि हमने पिछली क्लासों के अंतर्गत पढ़ रखा है। चट्टान जब पढ़ा था हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, उसको थोड़ा सा रिविजन करेंगे, जो नहीं पढ़ा है उसको आराम से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृति स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। दो स्थलाकृतियों को 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। एक आंतरिक स्थलाकृति, एक बाह्य स्थलाकृति। कौन सी स्थलाकृति? बाह्य स्थलाकृति। क्लास का कितना मिनट हो गए? शायद क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसीलिए आज की क्लास के अंतर्गत हम यहीं तक पढ़ते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ लिया एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लें, फिर नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम वापस से आगे पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? अभी तक इस क्लास के अंतर्गत टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इसीलिए ज्वालामुखी पढ़ रहे हैं। ज्वालामुखी के अंतर्गत हमने पढ़ा, उसके बैकग्राउंड्स को पढ़ा, परिचय की ज्वालामुखी क्या होती है, ज्वालामुखी अंग कौन कौन से होते हैं, ज्वालामुखी में उद्गमित पदार्थ की ठोस, द्रव, गैस के बारे में अध्ययन किया, क्या क्या कहते हैं उसके बारे में पढ़ा, प्रकारों के बारे में पढ़ा, आवर्ती, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त और शांत ज्वालामुखी पढ़ा, उद्गम प्रकृति का केंद्रीय ज्वालामुखी और दरारी ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा, केंद्रीय ज्वालामुखी के हवाईयन, स्ट्रोम्बोली, वोल्केनो, वेसुवियस के बारे में हमने पढ़ा है। इसके बाद में हम ज्वालामुखी के निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में और ज्वालामुखी विश्व वितरण मानचित्र के बारे में, ज्वालामुखी के क्या कारण है, स्वल्प तारा, ग्लेशियर और धुआंरे क्या होता है, हम ज्वालामुखी पार्ट 2 के अंतर्गत पूरा करने वाले हैं, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है और इसीलिए हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पार्ट 1 के अंतर्गत हमने ये पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम
नेक्स्ट अगले ये टॉपिक्स जो बचे हुए हैं उसके बारे में ज़रूर अध्ययन करेंगे। निश्चित रूप से आपको जो अभी जो पढ़ाने का जो तरीका है, आपको निश्चित रूप से कक्षाएं जो अच्छी लग रही होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा जो एग्जाम ओरिएंटेड दृष्टिकोण के साथ हम पढ़ रहे थे, बहुत 360 डिग्री एनालिसिस के साथ में पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं और बहुत शानदार कंसेप्ट पूरा तरीके से कवरअप हो रहा होगा, इतना मेरा विश्वास है। और किसी भी एग्जाम्स में यदि ज्वालामुखी या कोई भी टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो आपके यदि सिलेबस में है तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। इसी के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।